हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास का टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल मूवमेंट्स। ठीक है, स्टोमेटल मूवमेंट्स के बारे में हम यहाँ पे अभी डिस्कस करेंगे। हमने स्टोमेटा की संरचना और स्टोमेटा के टाइप्स अलग अलग बेसिस के ऊपर हमने अध्ययन किया है, तो यहाँ पे हम स्टोमेटल मूवमेंट्स की भी बात करेंगे। हल्का सा एक बार मैं पुराने मैकेनिज्म की बात करूँ तो हमने एक डायग्रामेटिकली समझा था कि दीज आर द गार्ड सेल्स, और गार्ड सेल्स की आंतरिक भित्ति मोटी होती है बाहर वाली की तुलना में, और ये दूसरी गार्ड सेल्स और इनका ये न्यूक्लियस, ऐसे में जब इनके अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है तो यहाँ पे जल जो है अंदर की तरफ प्रवेश करता है, जिससे बाहर की तरफ टीपी मान इंक्रीज होता है। इस टीपी की वजह से इसका आयतन इंक्रीज होता है। इसके आयतन के इंक्रीमेंट के कारण जो इनका आयतन इंक्रीज होता है उसकी वजह से दोनों पोल्स के ऊपर प्रेशर लगता है एक दूसरे की तरफ, और जब ये पोल्स के ऊपर प्रेशर लगता है बिल्कुल इस तरीके से, तो पोल्स पर प्रेशर की वजह से स्टोमेटाज ओपन होते हैं स्फीति दाब के कारण, और जो ही स्फीति दाब रिड्यूस होता है, कम होता है, ये वापस अपनी पुनः स्थिति में आ जाते हैं, क्योंकि ये हार्ड या टफ क्या बोलते हैं सेल वॉल है जो अपनी पुरानी पोजीशन को सेम पोजीशन पे वापस लाने की कोशिश करती है। दैट इज द मैकेनिज्म, सिंपल मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ठीक है, इसी के संदर्भ में बहुत सारे साइंटिस्ट ने काफ़ी मेहनत और रिसर्च करते हुए इसकी काफ़ी हाइपोथेसिस दी हैं, जिसके अंदर कुछ मत जिसको सर्वमान्यता से माना गया है, ठीक है, उनको हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे स्टोमेटल मूवमेंट्स के लिए। और अभी भी कोई फिक्स एक परिकल्पना नहीं है जो ये समझा सके कि स्टोमेटाज का ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो है वो कैसे होता है। तो यहाँ के स्टोमेटल मूवमेंट्स में अगर हम सबसे पहले हाइपोथेसिस की बात करें तो दैट इज फोटोसिंथेसिस इन गार्ड सेल्स हाइपोथेसिस। इसको अगर अपन समझें तो सामान्य भाषा में हम ये कह सकते हैं कि द्वार कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण से क्या होता है, स्टोमेटाज की ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो है वो रेगुलेट होती है इस परिकल्पना में। हाइपोथेसिस का मतलब परिकल्पना, हाइपोथेसिस का मतलब परिकल्पना। क्लियर है? ये परिकल्पना सबसे पहले वैन हॉल ने दी थी 1856 में। ठीक है, इसको एक सिंपल वे में समझिए, ये सबसे आधारभूत परिकल्पना है, और इसी परिकल्पना के आगे और एडवांस टेक्निक और एक्सपेरिमेंट्स के बेस पे हम स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को समझ पाए हैं। तो ये लगभग 1856 में दी, और इस परिकल्पना का केवल एक ही आधारभूत था कि गार्ड सेल्स में बाय फोटोसिंथेसिस स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट जो है वो संश्लेषित होता है, और कार्बोहाइड्रेट जो है वो जल में घुलनशील है। किसमें? जल में, जिसकी वजह से वो बनाता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो है ये इंक्रीज करता है ओपी प्रेशर को, जिसकी वजह से होता है एंडोऑस्मोसिस, और एंडोऑस्मोसिस के फलस्वरूप सेल जो होती है वो होती है टर्जिड। और टर्जिड सेल की अगर अपन बात करें स्टोमेटा ओपन। बहुत सिंपल सी हाइपोथेसिस है, इसको समझने की कोशिश करें तो हम इसको डायग्रामेटिकली समझें तो आप देख सकते हैं कि ये है गार्ड सेल, ठीक है, ये हो गई इसकी सब्सिडरी सेल्स। ठीक है, सब्सिडरी सेल्स में जब प्रकाश संश्लेषण होता है डे टाइम में जब लाइट
आती है और फोटोसिंथेसिस होता है कोशिकाओं के अंदर, तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च एंड देन कन्वर्जन ऑफ शुगर मॉलिक्यूल जो है वो बनते हैं, जो जल में घुलनशील होते हैं। और उनके जल में घुलने के कारण जो जस्ट मैंने पहले समझाया था, गाढ़ कोशिकाओं का जो द्रव्य है, जीव द्रव्य, वो कैसा है, आइसोटोनिक, समपरासरी। उसके अंदर शुगर मॉलिक्यूल के घुलने से या कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल के घुलने से क्या हो जाएगा, वो एक तरीके से हाइपरटोनिक, गाढ़ा हो जाएगा, अतः उसका ओपी मान बढ़ जाएगा और वो अपनी नेबरिंग सेल से क्या ले लेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करेगा। दैट इज नोन एज एंडोऑस्मोसिस, जिसकी वजह से इसका प्रसार होगा, स्फीति। और पूर्ण स्फीति कोशिका जो है उसका प्रेशर किस पे लगेगा, इसके बीच की थिक वॉल पे, जिसकी वजह से वॉल क्या हो जाएगी, ओपन। वॉल क्या हो जाएगी, ओपन। तो ऐसे में दिन के समय स्टोमेटा जो हैं वो ओपन हो जाते हैं, जबकि रात में इसी का उल्टा होता है कि इन नाइट टाइम की अगर अपन बात करें तो नाइट टाइम में, शाम के टाइम पे लाइट नहीं है, ऐसी कंडीशन में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा और फोटोसिंथेसिस नहीं होने के कारण वहां पे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में जो कार्बोहाइड्रेट नहीं बन रहा है तो कोशिका का जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन था वो कन्वर्ट होएगा किसके अंदर, वापस आइसोटोनिक में, जिसकी वजह से अब गार्ड सेल की तुलना में जो उसकी सब्सिडरी सेल है उसका ओपी मान इंक्रीज हो जाएगा और यहां से जल जो है वो अंदर आने की जगह अब किधर जाएगा, बाहर की ओर जाएगा। इसको बोलते हैं एक्सोऑस्मोसिस, बाह्य परासरण। किसके फलस्वरूप कोशिका वापस कैसी हो जाएगी, सलत। और सलत कोशिका में जब तनाव नहीं होगा तो ये जो ओपन स्टोमेटा थे वो धीरे धीरे वापस क्या हो जाएंगे, क्लोज। तो इनटू द इवनिंग स्टोमेटाज आर क्लोज, ठीक है, बाय रिड्यूस द ओपी पोटेंशियल या ओपी प्रेशर, जिसकी वजह से स्टोमेटाज रात में बंद हो जाते हैं और दिन में खुलते हैं। ये एक सिंपल सा मैकेनिज्म है बाय वॉन महल। लगभग 1856 के अंदर उन्होंने इस हाइपोथेसिस को दिया। इसी हाइपोथेसिस का एक अपडेट वर्जन आया बाद में, लगभग 1908, ठीक है। इसको समझिएगा, इसी से रिलेटेड है सारी चीजें। मैकेनिज्म सेम है ओपी एंड डीपी मान के ऊपर। तो इसी हाइपोथेसिस का अपडेट वर्जन आया जो कि बाद में किसके द्वारा लाया गया, लॉयड, जो कि आया लगभग 1908 में, प्रपोज्ड, प्रतिपादन। उन्होंने एक नई हाइपोथेसिस का प्रतिपादन किया और उनको उन्होंने नाम दिया स्टार्च शुगर इंटरकन्वर्जन हाइपोथेसिस। स्टार्च शुगर इंटरकन्वर्जन हाइपोथेसिस प्रपोज्ड बाय लॉयड, ठीक है। और इसे बाद में जो एक तरीके से फॉर्मुलेट किया, क्रमबद्ध तरीके से समझाया, रासायनिक तरीके से समीकरण द्वारा, वो थे सायरे। ये लगभग उन्होंने समझाया 1926 के आसपास। फॉर्मुलेटेड का मतलब क्रमबद्ध, समझाना, ठीक है। और प्रपोज्ड का मतलब हो गया प्रतिपादन। यह सिद्धांत दिया किसने, बाय लॉयड, और इसे समझाया और इसका समर्थन किया किसने, सायरे ने 1926। तो हम एक बार वापस पहले चलते हैं वॉन मोल वाले नतीजे पे। उन्होंने क्या हाइपोथेसिस दी, उन्होंने कहा कि कोशिका द्रव में दिन के समय में प्रकाश संश्लेषण से कार्बोहाइड्रेट बनती हैं और वो घुल जाती हैं। और कार्बोहाइड्रेट की हम बात करें तो दैट इज स्टार्च। हम अभी ग्लूकोज की बात नहीं कर रहे, हम केवल स्टार्च की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में उनके मत को
खंडन करने के जो विचार थे वो ये थे बाय लॉयड। उनका पहला मत ये था कि स्टोमेटाज के ओपनिंग एंड क्लोजिंग के टाइम पे हम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा का ज्ञान नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ी बात ये थी कि स्टार्च जो है वो जल में घुलनशील नहीं है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का ही दूसरा प्रतिरूप या व्युत्पन्न की हम बात करें, लाइक जैसे कि 6 कार्बन ग्लूकोज, ग्लूकोज जो है वो आराम से घुल सकती है, सुक्रोज आराम से घुल सकती है। तो ऐसे में उन्होंने इन्हीं की हाइपोथेसिस को थोड़ा सा चेंज किया और इन्होंने कार्बोहाइड्रेट के दोनों अलग अलग व्युत्पन्न स्टार्च एंड शुगर, तो उनके अनुसार स्टोमेटाज की ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो है वो स्टार्च शुगर ओपनिंग या इंटर कन्वर्जन के ऊपर डिपेंड करती है। तो इन डे रिएक्शन, अगर हम दिन की बात कर रहे हैं, दिन की, तो दिन के टाइम क्या होगा, तो दिन के टाइम पे इन लाइट, डे लाइट क्या होगा, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। इस प्रकाश संश्लेषण के कारण क्या होगा, कोशिकाओं के अंदर जो है वो CO2 का स्वांगीकरण, CO2 का क्या हो जाएगा, स्वांगीकरण। CO2 की कमी आने के कारण, CO2 की कमी आने के कारण वहां पे हाइड्रोजन एटम्स की भी क्या आ जाएगी, कमी, और हाइड्रोजन एटम्स की कमी आने के कारण वहां का pH जो है वो इंक्रीज हो जाएगा लगभग 7.0 हाई। दोबारा समझिए, दिन के समय में प्रकाश संश्लेषण होने के कारण CO2 जो मौसम में है और श्वसन द्वारा जो त्यागी जा रही है उस CO2 का स्वांगीकरण होगा, ब्रेकडाउन होएगा। इसकी वजह से CO2 की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, लो। ऐसे में CO2 की लो कंसंट्रेशन से जो हाइड्रोजन एटम्स हैं उनकी भी कंसंट्रेशन क्या हो रही है, लो। और ये हमें पता है पीएच के अंदर कि लो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन है वो अम्लीयता से दूर लेके जाएगा क्षार की ओर। तो ऐसे में पीएच जो है बढ़ रहा है कोशिका का, लगभग कोशिका का पीएच रहता है 6.2 6.4 के आसपास, और यहाँ पे जो पीएच जा रहा है वो कितना जा रहा है, 7 के पास। तो ऐसे में पीएच के बढ़ने से यहाँ पे एक सबसे बड़ी घटना हो रही है, दैट हाई पीएच एक्टिवेट कौन से एंजाइम को, फॉस्फोराइलेज। कौन से एंजाइम को सक्रिय बना रहा है, फॉस्फोराइलेज एंजाइम को सक्रिय बना रहा है। और ये फॉस्फोराइलेज एंजाइम जो है वो स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। और ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो है वो घुलनशील होती है, वो घुलनशील होती है किसमें, जल में, जिसकी वजह से सॉल्यूशन क्या हो जाता है, जीव द्रव साइटोप्लाज्म कैसा हो जाएगा, हाइपरटॉनिक। हाइपरटॉनिक होने से इसका ओपी प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से एंडो ऑस्मोसिस, एंडो ऑस्मोसिस के फलस्वरूप क्या होगा, स्फीति, सेल टर्जिड, सेल क्या हो जाएगी, टर्जिड हो जाएगी। और टर्जिड होने की वजह से स्टोमेटा ओपन, स्टोमेटाज क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाते हैं, ठीक है। ये सिंपल सा मैकेनिज्म है। उन्होंने वॉन मोल के जो मैकेनिज्म था उसको थोड़ा सा इंटर कन्वर्ट किया। उन्होंने कहा कि कार्बोहाइड्रेट के बनने से सॉल्यूशन हाइपरटोनिक हो जाता है, तो इन्होंने कहा कि नहीं, सभी कार्बोहाइड्रेट्स जल में घुलनशील नहीं होते हैं, जैसे कि स्टार्च। तो उन्होंने कहा कि दिन के समय जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो CO2 की कमी या स्वांगीकरण के कारण यहाँ पे क्या होगा, CO2 का जो मान है वो कम हो जाएगा, हाइड्रोजन एटम्स की जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगी। तो ऐसे में यहाँ पे pH जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज।
पीएच इंक्रीज होने की वजह से फॉस्फोराइलेज एंजाइम की सक्रियता के कारण वह स्टार्च को कन्वर्ट कर देगा किसमें, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। और ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो है वो घुलनशील है साइटोप्लाज्म, और जिसकी वजह से सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, हाइपरटोनिक, अति परासरी, हाइपरटोनिक अति परासरी। और अति परासरी विलयन का ओपी मान सदैव ज्यादा होता है, जिस कारण उसमें एंडोऑस्मोसिस कोशिका स्फीति हो जाएगी, और कोशिका के स्फीति होते ही स्टोमेटाज क्या हो जाते हैं, ओपन, सिंपल वे में। अब इसका डार्क रिएक्शन को देखते हैं, ठीक है। तो इसकी डार्क रिएक्शन, इसकी डार्क रिएक्शन इसका इन्वर्स कीजिए। डार्क रिएक्शन में क्या होगा, डार्क रिएक्शन में CO2 जो है जिसका स्वांगीकरण नहीं होगा, ऐसे में यहां क्या हो जाएगा, CO2 का जो कंसंट्रेशन है CO2 की वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। CO2 की कंसंट्रेशन कैसे बढ़ेगी, ये देखिए, CO2 एंड H2O, तो ये बनाते हैं एक तरीके से H2CO3, ठीक है। और इनका ब्रेकडाउन होता है हाइड्रोजन एटम्स और HCO3 माइनस के अंदर, जिसकी वजह से हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो भी क्या हो जाते हैं, हाइड्रोजन एटम्स भी क्या हो जाते हैं, इंक्रीज। हाइड्रोजन एटम्स के इंक्रीज होने से जो माध्यम है वो कैसा हो जाएगा, एसिडिक, अम्लीय। तो अम्लीय होने का मतलब है कि उसका pH जो है वो गिर जाएगा, और वो हो जाएगा लगभग 4.5 और 5 के आसपास, लगभग 4.5-5 pH के करीब वो आ जाएगा। उसके कम होने के कारण जो फॉस्फोराइलेज एंजाइम था उसकी सक्रियता रुक जाएगी। उसकी सक्रियता रुकने के कारण स्टार्च जो ग्लूकोज को कन्वर्ट कर पा रहा था अब नहीं करेगा, जबकि क्या हो जाएगा, यहां पर स्टार्च कंटिन्यूअसली रुक जाएगा। और स्टार्च जो है वो जल में घुलनशील नहीं है, अतः विलयन जो है वो हाइपरटोनिक नहीं होगा, दैट इज आइसोटोनिक, ठीक है। और ऐसी कंडीशन में यहां पे ओपी का मान लो, एंडो ऑस्मोसिस की जगह यहां पे हो जाएगा एक्सो ऑस्मोसिस, एक्सो ऑस्मोसिस। और एक्सो ऑस्मोसिस से टर्जिडी की जगह क्या हो जाएगी, फ्लैसिड। सेल कैसी हो जाएगी, सलत। और स्टोमेटाज ओपन की जगह क्या हो जाएंगे, क्लोज। सिंपल सा मैकेनिज्म है, दोबारा इसको समझ लीजिए कि यहाँ कार्बोहाइड्रेट ही बन रही है और वही पीएच को कंट्रोल कर रही है, परंतु दिन में बनने वाला स्टार्च जो है वो CO2 की कंसंट्रेशन कम होने के कारण फॉस्फोराइलेज एंजाइम द्वारा कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो है वो जल में घुलकर सॉल्यूशन को बना देता है हाइपरटोनिक। जबकि शाम के टाइम या रात के टाइम बिना फोटोसिंथेसिस के CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, और ऐसी कंडीशन में यहाँ पर जो है वो क्या होगा, स्टार्च का कन्वर्जन नहीं होगा, ग्लूकोज रह जाएगा। और ग्लूकोज जो है वो स्टार्च जो है वो कन्वर्ट नहीं होगा, तो स्टार्च की उपस्थिति में जल में घुलनशील नहीं होता, और ऐसे में यहाँ पे सारी जो रिएक्शन है वो कैसी हो जाएगी, इनवर्स, उल्टी हो जाएगी, ठीक है। अब इसी सिद्धांत में एक और चेंजेज आ गया, जो लॉयड का स्टार्च शुगर कन्वर्जन था उसके अंदर एक सबसे बड़ा जो है एक तरीके से अगर हम कहें तो कमी ला दी गई, और वो कमी या जो सबसे बड़ी बाधा लाई गई इस मत में वो दी गई बाय स्टीवार्ड। और स्टीवार्ड ने इस परिकल्पना की अवहेलना करते हुए या इस मत को नहीं मानते हुए उन्होंने सुझाया कि जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है वो कभी भी जल में घुलता नहीं है। ग्लूकोज जल में घुल सकता है, लेकिन ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो है वो जल में घुलता नहीं है। तो ऐसे में यहाँ पे एक वर्ड आएगा जिसकी हम बात करें तो जो स्टीवार्ड है उन्होंने सायरे के पूरे फॉर्मूलेशन पे आपत्ति दर्ज की।
तो थर्ड नंबर पे हमारे पास आ रही है स्टीवार्ड हाइपोथेसिस। स्टीवार्ड हाइपोथेसिस की हम बात करें, जो कि लगभग उन्होंने दिए 1964। एक्चुअली में पहले की तुलना में देखें तो टेक्नोलॉजी में भी विकास हो रहा है, एक्सपेरिमेंट्स में भी विकास हो रहा है। तो ऐसे में स्टीवार्ड हाइपोथेसिस आई बाय स्टीवार्ड। बाय स्टीवार्ड इन 1964 में उन्होंने इसको प्रपोज किया। ये थ्योरम भी सेम उसी से कोरिलेटेड चल रही है, लेकिन इसमें एक छोटा सा चेंजेज आ रहा है। वो चेंजेज ये है कि इन द डे रिएक्शन, इन द डे रिएक्शन की अगर अपन बात करें तो डे रिएक्शन के अंदर ये जो है वो स्टार्च जो है वो फॉस्फोराइलेज की उपस्थिति में बनाता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। तो यहां पे जो मैकेनिज्म है इसको वापस समझिए, सब कुछ सेम ही चल रहा है। मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट बता दिया। अगर आप वापस सायरे के फॉर्मूलेशन पे चलते हैं तो क्या हो रहा है, दिन में डे में बाय फोटोसिंथेसिस क्या हो रहा है, CO2 का स्वांगिलेशन, कार्बोक्सिलेशन, स्वांगीकरण, जिसकी वजह से CO2 की लेवल क्या हो रही है, कम। H पॉजिटिव की लेवल क्या हो रही है, कम, जिसकी वजह से pH क्या हो रहा है, ज्यादा, 7.0, जो एक्टिव कर रहा है किसको, फास्फोराइलेज को, फास्फोराइलेज एंजाइम। ये रहा एक्टिवेशन ऑफ फास्फोराइलेज एंजाइम। तो ये सारी पॉइंट्स उसमें थे, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया कि इन द डे टाइम डे रिएक्शन में क्या हो रहा है कि CO2 की कमी होने के कारण, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है उनकी कमी के कारण वहां पे pH इंक्रीज हो रहा है। pH इंक्रीज जो है वो एक तरीके से एक्टिवेट करता है किसको, फास्फोराइलेज एंजाइम को। फास्फोराइलेज एंजाइम स्टार्च को जो है वो ग्लूकोज में चेंज कर देता है। यहां तक तो सारी चीजें बिल्कुल सेम, परंतु इसके आगे यहां पे ये घुलनशील नहीं है, इसलिए यहां पे हम यहां पे एक एंजाइम और ले रहे हैं, फॉस्फो ग्लूको रिडक्टेज। फॉस्फोग्लूको रिडक्टेज यहां पे ले सकते हैं, या रिडक्टेज नहीं, सॉरी, म्यूटेज। फास्फो ग्लूको म्यूटेज एंजाइम और यूज में ले रहे हैं, जिसको कन्वर्ट कर रहे हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, और ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट यहां पे एंजाइम आ रहा है फॉस्फोराइलेज, फॉस्फोराइलेज एक्चुअली में आ चुका है। यहां पे एंजाइम है फॉस्फेटेज। ये जो फॉस्फेटेज एंजाइम है, फॉस्फोटेज, एज जहां लग गया इसका मतलब है अवघटन। तो ये फॉस्फेटेज एंजाइम जो है वो ग्लूकोज, ठीक है, तथा फॉस्फेट को दोनों को क्या कर देता है, स्वतंत्र। और ये ग्लूकोज और फॉस्फेट जो है ये घुलनशील है, किसके अंदर, जीव द्रव्य में। और ये जीव द्रव कैसा हो गया, हाइपरटोनिक, जिसकी वजह से इसका ओपी प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज, एंड एंडो ऑस्मोसिस। और एंडो ऑस्मोसिस के फलस्वरूप यहां पे होगा स्टोमेटा ओपन, दैट इज द प्रोसेस।
सिंपल वे में सेम ही चल रहा है, सायरे वाली रिएक्शन है, स्टार्च से इंटर कन्वर्जन हो रहा है किसमें, ग्लूकोज फॉस्फेट में, लेकिन ग्लूकोज फॉस्फेट जो है वो घुलनशील नहीं है, इसलिए म्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति में यहाँ पे एटीपी को कंज्यूम करते हुए एक और फॉस्फेट को जोड़ा गया है, दैट इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, यहाँ पे हम म्यूटेज एंजाइम की जगह यहाँ पे हम एक एंजाइम और भी यूज में ले सकते हैं, दैट इज काइनेज। ठीक है, तो ये हो गया फॉस्फेट। फॉस्फेटेज एंजाइम जो है वो ग्लूकोज से इसको फॉस्फेट को क्या कर रहा है, अलग कर रहा है, जिसकी वजह से ये इसको क्या करता है, ग्लूकोज एंड फॉस्फेट में चेंज, साइटोप्लाज्म में घुलनशील, जो साइटोप्लाज्म है वो हो जाएगा गाढ़ा, एक तरीके से हाइपरटोनिक, ओपी के मान बढ़ने से एंडोस्मोसिस, जिसकी वजह से स्टोमेटाज क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। लेकिन अब इसी की हम करते हैं एक डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन को अगर अपन समझे, डार्क रिएक्शन को अगर अपन समझने की कोशिश करें तो डार्क रिएक्शन में क्या हो रहा है, वही सारी चीज जो ऊपर पहले हुई थी कि इन द लाइट इन द नाइट जो फोटोसिंथेसिस है वो नहीं होगा, जिसकी वजह से CO2 की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, हाई, हाइड्रोजन एटम्स की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, हाई, जिसकी वजह से pH की कंसंट्रेशन हो जाएगी लो, ये हो जाएगी 4.5 टू 5.0 के आसपास pH। तो ऐसी कंडीशन में ये अब फास्फोराइलेज एंजाइम को इनएक्टिव, ये इसको सक्रिय नहीं कर पाएंगे, इनएक्टिव रहेगा। ऐसी कंडीशन में यहाँ पे अब ग्लूकोज का चेंजेस नहीं होगा, जबकि यहाँ पे फास्फोराइलेज की जगह कौन सा एंजाइम आ जाएगा, काइनेज। और ये काइनेज एंजाइम जो है वो इस ग्लूकोज को जो है वो किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। और ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो इस एंजाइम की अनुपस्थिति में, एक तरीके से फास्फोराइलेज इस एंजाइम की अनुपस्थिति में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टार्च में। और यहाँ पे स्टार्च की उपस्थिति में वो जल में घुलनशील नहीं है, जिसकी वजह से कोशिका का जो मान है, ओपी मान, वो वापस क्या हो जाएगा, कम, और कम होने के कारण वो वापस विलयन कैसा हो जाएगा, आइसो या हाइपोटोनिक, जिसकी वजह से स्फीतिदाम कम, और कम होने के कारण कोशिका जो है वो शिथिल होते ही प्रेशर खो देगी, और विदाउट स्फीति प्रेशर या टीपी प्रेशर जो स्टोमेटाज है वो वापस क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। सेम मैकेनिज्म है तीनों जगह पे, केवल चेंजेज हो रहा है। फर्स्ट वन में केवल कार्बोहाइड्रेट, दूसरे वाले में हमने केवल बात की थी ग्लूकोज 1 फास्फेट की, और तीसरे में हम ग्लूकोज 1 फास्फेट को और ज्यादा आगे ले जाके किसमें चेंज कर रहे हैं, ग्लूकोज में। और ये हमें भी पता है कि ग्लूकोज वाटर में घुलनशील होता है। ठीक है, अब इसके कई सारे अपवाद हैं, और उन अपवादों की अगर अपन बात करें तो पहला तो यह है कि ग्लूकोज की मात्रा को आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। ठीक है, दूसरी चीज अगर अपन बात करें तो जैसे कि सकुलेंट प्लांट्स हैं, उनके अंदर दिन में स्टोमेटाज बंद रहते हैं, जबकि दिन में फोटोसिंथेसिस होती है, तो वो इन हाइपोथेसिस को जो है वो नेग्लेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे आ रही हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे एक आधुनिक अवधारणा जिसके अंदर एक्टिवेशन ऑफ पोटेशियम ट्रांसपोर्ट थ्योरी या हाइपोथेसिस को मान्यता मिली है, जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट या एनर्जी के बेस पे है। एक्टिव पोटेशियम ट्रांसपोर्ट थ्योरी, एक्टिव पोटेशियम ट्रांसपोर्ट थ्योरी, इसकी हम बात करें तो इसको सर्वप्रथम फ्यूजिनो ने लगभग 1967 में इसको प्रतिपादित किया, या इस थ्योरम को सामने रखा, और उसके बाद एंड लेविट ने लगभग 1974 में इसे प्रपोज किया।
समझाया। ठीक है, उनके अनुसार स्टोमेटा इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो गार्ड सेल्स के अंदर दिन के समय ग्लाइकोलाइसिस के कारण स्टार्च जो है वो कन्वर्ट होता है पैप जो है वो कन्वर्ट होता है ऑक्जेलोएसिटिक एसिड, और ऑक्जेलोएसिटिक एसिड जो है वो अस्थायी रूप से तुरंत ही किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैलिक एसिड में। और जब मैलिक एसिड का ब्रेकडाउन होता है तो वो वापस कन्वर्ट होता है पैप में, और इस साइकिल में वो CO2 मॉलिक्यूल को क्या कर देता है, रिलीज। 4 कार्बन से किस में आ जाता है, 3 कार्बन में। लेकिन अभी हम इसको रिलीज नहीं कर रहे हैं, हम केवल कहां पे रखेंगे इसको, मैलिक एसिड तक ही रखेंगे। तो इस मैकेनिज्म को समझना जब हम यहां पे आगे बढ़े तो ऐसे में हम यहां पे डायरेक्टली ये लिखेंगे इन डे रिएक्शन इन गार्ड सेल्स। ठीक है, इन गार्ड सेल्स क्या हो रहा है, स्टार्च कन्वर्ट इनटू मैलिक एसिड। ठीक है, वो सारे जो स्टेप्स थे वो हमने समझ लिए, हम यहाँ केवल डायरेक्ट लिख रहे हैं, आप चाहे तो उनको भी लिख सकते हैं लेकिन वो बहुत लेंथी हो जाएगी समीकरण। इस वजह से गार्ड सेल्स में इन द लाइट डे में जो है वो मैलिक एसिड जो है वो बन रहा है। तो CO2 कहाँ गई, मैलिक एसिड के अंदर गई, स्टार्च के साथ में जुड़ी पैप के अंदर, और 4 कार्बन कंपाउंड का क्या बना दिया उसने, मैलिक एसिड बना दिया। CO2 हमारा काम हो गया। ठीक है, CO2। तो ऐसे में यहाँ पे CO2 की कंसंट्रेशन क्या है, बहुत ही कम। तो इसकी वजह से pH जो है वो भी क्या जा रहा है यहाँ पे, हाई। इस हाई pH के कारण जो मैलिक है वो अपघटित होगा, जो मैलिक एसिड है वो अपघटित होगा, किसमें होगा, मैलेट, दैट इज नेगेटिव, एंड हाइड्रोजन प्रोटॉन्स में। मैलिक एसिड जो है वो अपघटित हो चुका है मैलेट और हाइड्रोजन प्रोटॉन्स में, और हाइड्रोजन प्रोटॉन्स के बढ़ने के कारण यहाँ के pH के मान में क्या आएगा, चेंज, और उसकी वजह से यहाँ पे एक्टिवेट कौन सा क्या बोलते हैं, पोटेशियम हाइड्रोजन पंप एंड एटीपेज एंजाइम। यहां पे ये हाइड्रोजन और पीएच जो है वो किसको सक्रिय बना देगा, ये सक्रिय बना देगा पोटेशियम हाइड्रोजन पंप को। ये एक सक्रिय अभिगमन है या ट्रांसपोर्ट है, ये पैसिव नहीं है। इसके अभिगमन में ऊर्जा का खर्च होगा, और वो जो ऊर्जा है एटीपी, वो ऊर्जा कहां से आएगी, वो आएगी कुछ मात्रा में लाइट रिएक्शन जो कि फोटोफॉस्फोराइलेशन है, और आएगी कुछ मात्रा में रेस्पिरेशन से बनी हुई। तो ऐसे में यहाँ पे ऊर्जा का उत्पादन होगा और उस ऊर्जा का ब्रेकडाउन करेगा एटीपेज, और ये एटीपेज एंजाइम जो है वो गमन करवाएगा किसका, पोटेशियम आयंस का। तो ऐसी कंडीशन के अंदर यहां पे गार्ड सेल्स में, गार्ड सेल में क्या होगा, इसके अंदर ऐड होगा पोटेशियम आयन, क्लियर है, और इसमें से बाहर जाएंगे हाइड्रोजन आयन, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन आयन ज्यादा बन रहे हैं, और हाइड्रोजन आयन बनने की वजह से जो पीएच था उसका मान क्या हो रहा है, कम। तो ऐसी कंडीशन में हाइड्रोजन आयंस को रिप्लेस किया जा रहा है पोटेशियम, और ये पोटेशियम आयन आ कहां से रहे हैं, सब्सिडरी, और हाइड्रोजन एटम्स किस में जा रहे हैं, सब्सिडरी में। दैट प्रोसेस इज आल्सो नोन एज आयन या चार्ज exchange, that also known as cation exchange।
हम यहाँ पे प्रोटॉन को प्रोटॉन से ही रिप्लेस कर रहे हैं, इसकी वजह से चेंज नहीं आएगा किसी भी चार्ज में, केवल हम आयंस को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सचेंज कर रहे हैं। गार्ड कोशिकाओं में से हाइड्रोजन को बाहर निकाल रहे हैं और पोटेशियम को गार्ड सेल्स के अंदर लेके जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे ओपी मान जो है वो क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा बढ़ेगा। ठीक है, और इस ओपी मान के बढ़ने के कारण सेल जो है वो करेगी एंडो ऑस्मोसिस, और इस एंडो ऑस्मोसिस की वजह से सेल कैसी हो जाएगी, टर्जिड, और ये टर्जिड सेल जो है वो क्या करेगी, स्टोमेटा ओपन। दोबारा समझ लीजिए, सिंपल सा मैकेनिज्म है, लेकिन एक छोटा सा चेंजेस इसमें आ गया है। डे टाइम पे जहां हम बार बार फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे थे, फोटोसिंथेसिस से कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, ग्लूकोज बनने से उसके जो साइटोप्लाज्म है उसकी क्या बोलते हैं, विलनशीलता को या सांद्रता को चेंज कर देता है, जिसकी वजह से ओपनिंग एंड क्लोजिंग हो रही थी। यहाँ कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज हो गया है कि डे टाइम में स्टार्च जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, मैलिक एसिड में। ठीक है, मैलिक एसिड में CO2 का कंज्यूम हो चुका है, मैलिक एसिड जो है वो ब्रेक डाउन होता है किसमें, मैलेट और हाइड्रोजन आइटम्स में। यहाँ पे मैलेट जो है वो एक तरीके से इस पोटेशियम आयंस की वैलेंसी को कंट्रोल करने के लिए है, दैट इज पॉजिटिव, दैट इज नेगेटिव। ठीक है, और हाइड्रोजन आयंस जो है वो पीएच को लो करेंगे, इसकी वजह से क्या किया गया, पीएच की वजह से जो ओपी मान है वो कम हो जाएगा। तो ऐसे में हमने हाइड्रोजन प्रोटॉन्स को बाहर भेजा है और प्रोटॉन्स को अंदर लिया है। मैंने शुरू में ही कहा था दैट इज एक्टिव पोटेशियम, कि यह तंत्र जो है या ये जो सिस्टम है ये गार्ड सेल्स में पोटेशियम आयनों के अंदर जाने पर ही निर्भर करता है। अगर अंदर जाने की परमिशन मिलेगी तो ही ओपी मान बढ़ेगा, वरना नहीं बढ़ेगा। तो गार्ड सेल में पोटेशियम आयन अंदर जा रहे हैं, जिसकी वजह से ओपी मान इंक्रीज हो रहा है, और ओपी मान इंक्रीज होने की वजह से वहां पे हो गया क्या बोलते हैं, एंडो ऑस्मोसिस, और एंडो ऑस्मोसिस से स्टोमेटा जो है वो क्या हो जाएंगे, ओपन। नेक्स्ट स्टेप अगर अपन इसमें लेके चलें तो नेक्स्ट स्टेप में हम ये कह सकते हैं अंधकार में। तो अंधकार में क्या होगा, इन द डार्क, इन द डार्क रिएक्शन। तो यहां पे हमको समझने की दो चीजें हैं। यहां पे एक्टिवेशन जो है वो एनर्जी और पोटेशियम आयनों ने किया है, सबसे बड़ी बात। लेकिन डार्क रिएक्शन में जो काम कर रहे हैं वो यहां पे काम करेंगे हार्मोन। कौन सा, ABA, एब्सिसिक एसिड हार्मोन। यहां पे जो काम करेगा वो कौन करेगा, एब्सिसिक एसिड हार्मोन। अर्थात रात्रि के समय फोटोसिंथेसिस बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से मैलिक एसिड जो है वो अब बनना बंद हो गया। तो ऐसे में एब्सिसिक एसिड द्वारा एटीपेज एंजाइम जो है उसको क्या कर दिया जाएगा, इनएक्टिव। क्या कर दिया जाएगा, इनएक्टिव। और इसके इनएक्टिव होने से सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो क्या हो जाएगा, बंद। इसके कारण पोटेशियम अब अंदर नहीं जाएगा, वापस हाइड्रोजन आएगा। तो ऐसे में पोटेशियम वापस लौट जाएगा सब्सिडरी को, हाइड्रोजन आ जाएगा वापस गार्ड सेल में, और हाइड्रोजन एटम की उपस्थिति में यहाँ पे पीएच क्या हो जाएगा, लो। और अभी CO2 की बात नहीं कर रहे हम, पीएच क्या हो जाएगा, लो। और पीएच के लो होते ही यहाँ पे हाइड्रोजन एटम जो है वो मैलेट के साथ में क्या करेगा, वापस रिएक्शन, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैलिक एसिड में। और ये मैलिक एसिड जो है वो अब CO2 को क्या कर देगी, रिलीज। और रिलीज करने के बाद में यहाँ पे गार्ड सेल्स के अंदर जो है वो मैलिक एसिड और CO2 के इंक्रीज होते ही पीएच क्या हो जाएगा, एक तरीके से लो। और लो पीएच के अंदर पीएच कितना हो जाएगा, लगभग 4.5। 4.5 जो पीएच है, इस 4.5 पीएच में स्टोमेटा जो है वो क्या हो जाएंगे, ओपी मान क्या हो जाएगा, लो, जिसकी वजह से स्टोमेटा क्लोज। इसकी वजह से स्टोमेटाज क्या हो जाएंगे, क्लोज। तो ये एक सिंपल हाइपोथेसिस है जिसको हमको यहां पे वापस समझना है।
दोबारा अगर वापस रिपीट करना है तो दे रिएक्शन के अंदर गार्ड सेल्स के अंदर मैलिक एसिड से मैलेट एंड हाइड्रोजन, मैलेट और हाइड्रोजन का गार्ड सेल में उपस्थिति जिससे एक्टिवेट हो रहा है सोडियम हाइड्रोजन पंप एटीपेज एंजाइम की उपस्थिति में, जिसकी वजह से पोटेशियम अंदर आ रहा है, हाइड्रोजन बाहर, जिससे ओपी मान बढ़ रहा है और टर्जिडी के कारण जो है स्टोमेटाज ओपन हो रहा है। लेकिन रात्रि के समय जहां अब यहाँ पे लाइट नहीं है, ठीक है, तो ऐसे में एब्सिसिक एसिड जो है वो पोटेशियम हाइड्रोजन पंप और एटीपेज की सक्रियता को डम कर देता है, जिसकी वजह से पोटेशियम जो है वो वापस बाहर आ जाता है, हाइड्रोजन अंदर चले जाता है, जिसके कारण मैलेट हाइड्रोजन से जुड़कर वापस मैलिक एसिड और सेल का जो है ओपी मान वापस कम हो जाता है, जिसके कारण स्टोमेटाज क्या हो जाते हैं, क्लोज। ये एक सिंपल सा मैकेनिज्म है। अब इसी को अगर हम बात करें तो हम यहां पे एक और स्पेशलाइजेशन की बात कर सकते हैं स्टोमेटाज के ही रेफरेंस में, इन सकुलेंट। इन सकुलेंट प्लांट्स की हम बात करें, अगर हम सकुलेंट प्लांट्स की बात करें तो इसमें हम फोटोसिंथेसिस की C4 साइकिल को यहां पे अडेप्ट कर सकते हैं क्रेंज एनाटॉमी के टाइप में, क्योंकि वहां पे स्टोमेटा जो है वो क्या होते हैं, डे में क्लोज और नाइट जो है उसके अंदर वो क्या होते हैं, ओपन। क्लियर है? डे में क्या होते हैं, क्लोज, और नाइट में क्या हो जाते हैं, वो ओपन। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, क्योंकि इससे पहले अगर हम ऊपर वाली हाइपोथेसिस को देखें तो स्टोमेटाज ओपन होते थे दिन में फोटोसिंथेसिस से बनने वाले कार्बोहाइड्रेट के कारण, लेकिन यहाँ पे तो उल्टा हो रहा है। तो ऐसे में इसी हाइपोथेसिस को अगर अपन कहें तो एक्चुअली में हो क्या रहा है, नाइट से शुरू करते हैं। नाइट में बाय रेस्पायरेशन CO2 कंसंट्रेशन जो है वो बहुत रिच है, ठीक है, और ये रिच CO2 कंसंट्रेशन जो है वो ग्रहण कर ली जाती है पैप के द्वारा। पैप इसे बनाता है ऑक्जेलोएस्टिक एसिड, और ऑक्जेलोएस्टिक एसिड बनाता है इसको मैलिक एसिड, इसको बनाता है मैलिक एसिड। तो ये CO2 जो है वो 3 कार्बन कंपाउंडेंट के अंदर समावेशित हो गई, जिसकी वजह से 4 कार्बन और ये भी 4 कार्बन, और ये 4 कार्बन मैलिक एसिड जो है वो सेम उसी तरीके से कन्वर्ट इनटू मैलेट। मैलेट के अंदर इनका विभाजन मैलेट एंड हाइड्रोजन आयंस, और हाइड्रोजन आयंस की वजह से ओपी का मान बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कोशिका क्या हो जाती है, एक तरीके से टर्जिड, और टर्जिड कोशिका में रात्रि के समय जो स्टोमेटाज क्या हो जाते हैं, ओपन। लेकिन दिन में क्या होता है, दिन में ये होगा कि जो ही सनलाइट आएगी ये मैलिक एसिड जो है वो ब्रेक वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पैप में, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, CO2 को रिलीज। तो दिन में अगर हम बात करें तो दिन में वहां पे CO2 जो है उसकी सांद्रता बढ़ेगी, और CO2 की सांद्रता बढ़ने की वजह से वहां पे क्या होगा, pH का मान कम, और pH के मान कम की वजह से OP का मान कम, और OP का मान कम होने के कारण एक्सोऑस्मोसिस, टर्जिडी की जगह क्या हो जाएगा, फ्लैसिड, और स्टोमेटाज क्या हो जाएंगे, क्लोज। तो मतलब इन प्लांट्स में इस मैकेनिज्म के कारण दिन में लाइट होने के बाद, फोटोसिंथेसिस होने के बाद भी स्टोमेटाज क्लोज रहते हैं, क्योंकि स्टोमेटाज की ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो है वो कार्बोहाइड्रेट की जगह किसके द्वारा कंट्रोल की जा रही है, यहाँ पे ATP पोटेशियम पंप तथा एनर्जी के द्वारा। और वो एनर्जी कहाँ से मिल रही है, फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन के द्वारा, बाइसाइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड रेस्पायरेशन के द्वारा। इस तरीके से यहाँ पे स्टोमेटा की मूवमेंट्स को हम यहाँ पे पूरी तरीके से समझ सकते हैं। थैंक्स। के ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ठीक है, ATP तथा पोटेशियम आयंस के गार्ड सेल्स में एंट्री और एग्जिट पर डिपेंड करता है।
ये कुछ नई चीज हमारे सामने आ रही है। यहां पे सीधे सीधे एक्टिव कैटायंस आ रहे हैं। स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो है वो सीधे सीधे किस पे जा रही है, कैटायंस के ऊपर और एनर्जी सोर्स के ऊपर। ठीक है, इसमें फोटोसिंथेसिस, CO2 कंसंट्रेशन और pH की जो है वो हम बात करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे अगर अपन कहें तो एक्टिवेशन पोटेशियम चार्जेस की हम बात कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, फर्स्ट जब डे रिएक्शन की अगर हम बात करें तो डे रिएक्शन में एक्चुअली क्या हो रहा है, पहले मैं इसकी थोड़ा सा आपको समझा दूं क्या हो रहा है। तो यहां पे ये है कि CO2 जो है इनटू द डे, CO2 का जो है वो स्वांगीकरण होता है, जिससे CO2 की मात्रा जो है वो कम हो जाती है। लेकिन अगर हम ग्लाइकोलाइसिस की बात करें, ग्लाइकोलाइसिस, तो ग्लाइकोलाइसिस में स्टार्च जो है या ग्लूकोज जो है किस में कन्वर्ट होता है, पैप में, फास्फोइनोल पायरुविक एसिड। फास्फोइनोल पायरुविक एसिड पैप में। ये पैप जो है वो क्या करता है, अगर आप समझे तो ये पैप जो है वो है 3 कार्बन कंपोनेंट। ग्लूकोज के रिडक्शन से बनते हैं दो मॉलिक्यूल बनते हैं पैप के, जो कि है 3 कार्बन। ये यहाँ पे CO2 को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, और CO2 को कंज्यूम करके बनाते हैं ऑक्जेलो एस्टिक एसिड। और इसकी हम बात करें, इसको यहां लिख देता हूं, दैट इज 3 कार्बन कंपोनेंट, और ये हो गया है अब 4 कार्बन कंपोनेंट। ठीक है, और ये जो ऑक्जेलो एस्टिक एसिड है दैट कन्वर्ट इनटू मैलिक एसिड, जो कि है 4 कार्बन कंपोनेंट। क्लियर है। और ये जो मैलिक एसिड है ये इंटर कन्वर्ट होता है, और जब ये वापस पैप में कन्वर्ट होता है दैट रिलीज मोर नंबर ऑफ CO2s। ठीक है, दोबारा समझिए, नॉर्मली मैं डे या लाइट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल समझा रहा हूं कि दिन के समय में बाय ग्लाइकोलाइसिस स्टार्च जो है वो कन्वर्ट होता है किस में, पैप में, फास्फोइनोल पायरुविक एसिड में। और ये पैप जो है वो 3 कार्बन कंपोनेंट है। ये बाय रेस्पायरेशन जो CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ रही है उसको क्या कर रहा है, कैप्चर कर रहा है ऑक्जेलो एस्टिक एसिड में। ठीक है, और ये ऑक्जेलो एस्टिक एसिड जो है वो कन्वर्ट हो रहा है मैलिक एसिड में, दैट इज 4 कार्बन कंपोनेंट। और जब ये वापस पैप में कन्वर्ट होता है तो ये CO2 को क्या कर देता है, क्या बोलते हैं, छोड़ देता है या निकास कर देता है। लेकिन हम इसके CO2 मैलिक एसिड के पैप में कन्वर्ट होने से पहले ही इसको यूज में ले रहे हैं।